अब जैसे ये मॉलिक्यूल है CO2, देख बेटा ये भी मॉलिक्यूल है। लास्ट क्लास Yes. 10th क्लास में, हाँ 10th क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं CH3OH या C2H5COOH, ठीक। Yes, sir. अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं C3H6O2 तो गलत है। तीनों कार्बन एक साथ लिख दे, 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक। Yes, sir. ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को देख बेटा जरा, नाम सुना है ग्लूकोज। Yes, sir. अब जरा देखियो बेटा, ग्लूकोज में से तू यहाँ देख, यहाँ 6 है, यहाँ 12, यहाँ 6, 6 कॉमन ले ले। Yes, sir. तो ये क्या है, ये भी ग्लूकोज है या कुछ बदल गया? Same है sir. अच्छा ये क्या है, CHO, ये पता है तेरे को क्या है? बोल बेटा प्राची, सर ये क्या ग्लूकोज का चीज है? स्ट्रक्चर होगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? ये एक और तरीका है, इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ग्लूकोज की अलग अलग तरीके से क्यों दिखाया? अब प्राची क्या है कि भैया आपको पता नहीं क्या, ये इसी में दिमाग लगा के रखोगे क्या? ये बताते रहो कि ग्लूकोज को टेढ़ा दिखा दो, मेढ़ा दिखा दो, क्या फायदा इन सब चीजों का प्राची? प्राची हाँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। नहीं 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 प्राची, बस तू इसको देखिए जिसको मैंने अभी मार्क किया, ये सब क्या है? OH है। यस सर। लास्ट ईयर OH का नाम याद है तेरे को, क्या बोलते थे हम इसको? अल्कोहल। यस सर। तो तू यूं कह सकती है भैया इस वाले स्ट्रक्चर में मुझे 5 अल्कोहल दिखाई दे रहे हैं। यस सर। और ये क्या है? एल्डिहाइड। यस सर। सब भूल गई जो 10th में पढ़ा था, है ना? अगर कोई तेरे से पूछे इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, तो मुझे इस स्ट्रक्चर में अल्कोहल और एल्डिहाइड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यस। इसके अंदर मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मुझे पता चल रहा है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। कुछ समझ आया? यस सर। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, जिस जो जो कॉमन निकल सकता है मैंने कॉमन निकाल दिया। इसमें मुझे पता चल रहा है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 1:2:1। और ग्लूकोज में मुझे पता चल रहा है कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन को हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में मुझे पता चल रहा है कि इसके पास एक एल्डिहाइड और 5 अल्कोहलिक ग्रुप है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है? यस सर। तो मैं जितना स्ट्रक्चर को खोलता जाऊंगा वो उतना एक्सप्लेन होता जाएगा। ये बात ठीक है? यस सर। तो यही टॉपिक है हमारा कि हम केमिकल फॉर्मूले को लिखे किस तरीके से। या तो तुम कहो भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो यूं कहे कि भैया मैं तो ऐसे लिखूंगी कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो लास्ट ईयर हम लिखते भी थे ऐसे। और लेसन यस नंबर 1 सर। में दिक्कत, हाँ फर्स्ट चैप्टर वाले बच्चे ना बहुत दिक्कत करते थे 10th क्लास के, कि भैया वहां पर बेरियम सल्फेट लिखा था, BaSO4 लिखा होता तो हम बैलेंसिंग आसानी से कर लेते। याद आया? यस सर। तो इसका मतलब यस सर। केमिकल फॉर्मूला पढ़ना ज्यादा आसान है, तो इसीलिए हमने इसका यूज किया। अब इधर आ बेटा, तो केमिकल फॉर्मूला सिंबल की फॉर्म है किसी केमिकल को लिखने की। अब सिंबल में लिखने के लिए मैं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का यूज कर सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसके अंदर किसी मॉलिक्यूल के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, सारे एटम दिखाई देते हैं। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूले में सारे एटम नहीं दिखाई देते, सिर्फ उनकी एक रेशियो दिखाई देती है, कॉमन नंबर हम बाहर निकाल देते हैं। प्राची ठीक है? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और इंपेरिकल फॉर्मूले में किस चीज का फर्क है, तो वो यही तो है, वो कॉमन नंबर जो हमने निकाला था n।
Yes, sir. तो तू यूं कह सकती है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C6H6O6 है, तो उसमें से कॉमन नंबर जो निकल कर आ रहा है वो है 6। ठीक है, Yes, sir. और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C1H2O1। ठीक, Yes, sir. ठीक है। अब H2O2 में से भी देखिए कॉमन निकल कर आ रहा नंबर 2, लेकिन मैं H2SO4 में से कुछ कॉमन नहीं निकाल पाया। 2, 1 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ कॉमन? 1. No, sir. अरे 1 मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो Yes, H2SO4 का sir. मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक, Yes, sir. अगर मैं तेरे को कहूं कि बेटा एक ना पर्टिकुलर केमिकल है जिसके अंदर अलग अलग चीजों के रेशो इतनी इतनी है, परसेंटेज इतनी इतनी है, तो क्या तू उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकती है? तो उसको निकालने का तरीका देख बेटा। देख, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तेरे को कि मैंने 3 एलिमेंट यूज करे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। दिखाई दे रहे हैं बेटा? Yes, sir. अगर मैं तेरे से पूछूं कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परसेंटेज मैंने तेरे को दे रखी है, जो लिखा है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन में गिवन है, जिसे मैंने एटॉमिक मास लिख रखा है। दिख रहा है Yes, sir. कितनी परसेंटेज है? एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, गिवन परसेंटेज। गिवन परसेंटेज देख, थर्ड कॉलम, कितनी कितनी दे रखी है गिवन परसेंटेज? 71.65. हम्म 24.27, 4.07 और 71.65 ये दे रखी है। Yes, sir. तो तू यूं कह सकती है कि भैया आपने ना मुझे क्वेश्चन में गिवन परसेंटेज दे दी और एटॉमिक मास में नाम से जानती हूँ। तुझे पता है Yes, कार्बन sir. जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास 12 होता है। Yes, sir. हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 17 और 35.5 होता है। Yes, sir. तो मैंने कहा कि बेटा इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिख, तो ये रहे एटॉमिक मास 12, 1 और 35.5। ठीक, Yes, और sir. गिवन मास, और गिवन मास क्या है? 24.27, 4.07 और 71.65। ऐसा हम तब मानेंगे क्योंकि तो परसेंटेज में दिया था, जब हम मान के चले कि पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो 100% है, इन तीनों का सम 100% आता है। अब मैं तेरे से कहता हूं बेटा इनके मास की रेशियो कर, ये गिवन मास और ये एटॉमिक मास। ठीक, बोल बेटा। Given mass upon the atomic mass. हाँ, ये फॉर्मूला बना लिया मैंने, यहाँ पे भी गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, यहाँ पे भी गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, और गिवन मास में एटॉमिक मास को मैंने बोला मास रेशियो। आगे जाके हम इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कहेंगे। तो मास रेशियो क्या है तुम्हारी? 24.27 डिवाइडेड बाय 12। उसको डिवाइड करेंगे तो करने पर आ रहा है 2.02। यहाँ Yes, पे आ रहा sir. है 4.07 और यहाँ पे आ रहा है 2.02। जब मैंने तीनों वैल्यू देखी तो उसमें तीनों जो में सबसे छोटी होगी. उससे सबको डिवाइड कर दो, उसे Yes, बोलते sir. हैं सिंपलेस्ट। हाँ, उससे हमें मिलेगी सिंपलेस्ट रेशियो। क्या मिलेगी? Simplest ratio. ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो आई 1:1। अगर ये होल नंबर में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होल नंबर में नहीं होता तो मैं इसे कन्वर्ट करता। अभी तो होल नंबर में ये 1:1। इसका मतलब एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन। ठीक, Yes, sir. ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C1H2Cl1। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तुझे तुझे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था कि इसका मॉलिक्यूलर मास है 98.96। Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है, एम्पेरिकल मास निकालो भाई। एम्पेरिकल मास में 12 ग्राम है एक कार्बन का मास, और 2 Two हाइड्रोजन का 1-1 ग्राम, hydrogen. और 35.5 एक क्लोरीन का। तो टोटल करने पर आया 49.5 ग्राम आया। Yes, sir. तो टोटल तो तेरा 49.5 ग्राम आया। ठीक है, Yes, sir. अब 49.5 है एम्पेरिकल मास। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं मोलर मास से, यानी कि 98.96 से, तो एन आ तो जाएगा। एन वही molecular नंबर, हाँ वही नंबर आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ठीक,
Yes, sir. ये देख, चेक करिए, लिखा है सब कुछ। Yes, sir. कौन बोल रहा है, निम्रत या प्राची? Prachi. प्राची समझ आया? Yes, sir. तो हमने बात की अभी तक एम्पेरिकल फॉर्मूले की। एम्पेरिकल फॉर्मूला आया हमारा C1H2Cl1, उसका मास निकाल लिया, वो मैं बता चुका हूं तेरे को, ठीक है बेटा। और मॉलिक्यूलर मास को अगर एम्पेरिकल मास से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2। उस 2 से अगर मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, C2H4Cl2। ठीक है, गलत है? ठीक है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने तेरे से कहा बेटा आयरन का ना गिवन मास इतना है और ऑक्सीजन का गिवन मास या गिवन परसेंटेज इतना है, 69.9 और 30.1, ठीक है। Yes, sir. तू जानती है बेटा कि मास नंबर होता है आयरन का 56 और ऑक्सीजन का 16। Yes, sir. इसके लिए आपको 1 से लेके 30 एलिमेंट के सारे मास नंबर याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रहेगा, Yes, sir. ठीक है। तो आयरन का कितना है 56, ऑक्सीजन का है 16, और अगर मैं उनके गिवन मास को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं, यानी कि फिर वही 69.9 को डिवाइड कर दूं 56 से और 30.1 को डिवाइड कर दूं 16 से, तो मेरे पास रेशियो आ जाएगी, देख 1.2 और 1.8 आई। Yes, sir. ये होल नंबर तो नहीं है? No, sir. ठीक है, पहले तो इनमें से जो छोटा है उससे दोनों को डिवाइड करो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। 1.2 को भी 1.2 से और 1.8 को भी 1.2 से, तो आई क्या वैल्यू 1 और 1.5, ये भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर करने के लिए मुझे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 1.2 को 1.5 Yes, को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, और 1 को 2 yes, से sir. करूंगा तो 2 आएगा, तो रेशियो आ गई Fe 2 और ऑक्सीजन 3। Yes, sir. गलत है? सही है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया Fe2O3। अब जरा ध्यान दे बेटा, एम्पेरिकल मास क्या आएगा, 2 आयरन 56 इंटू में 2 और 3 इंटू, प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है। यस सर। 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 112, और वहां आ रहा है 48, तो 60, 160 आ गया। यस सर। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही हो, मैंने कहा भाई क्वेश्चन में दिया था मॉलिक्यूलर मास भी 160 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम हो जाएंगे, यस सर। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बनेगा Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3। क्वेश्चन में तो गिवन है ही नहीं मॉलिक्यूलर मास। अरे वो मैंने अपनी तरफ से दे दिया बेटा। कौन बोल रहा है? प्रीति। पूछ कौन रहा है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? प्राची कभी ये रिएक्शन लिख के देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और 2 NH3 देता है। यस सर। ठीक है, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। देखिए लिखा रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्लियर? यस सर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है NH3। यस सर। ठीक है, अगर मैं तेरे से कहूं बेटा कि 2 नाइट्रोजन है, तो तू कहेगी भैया एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 यस ग्राम, सर। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? यस सर। यस सर 28 नहीं? kg। 28 ग्राम। 28, 28 ग्राम। अच्छा, हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, पता है? यस सर। तो यहाँ पर H2 है, H2 का एक मॉलिक्यूल कितने ग्राम का हो जाएगा? 2 ग्राम का। यस सर। और ऐसे 2-2 ग्राम के 3 मॉलिक्यूल कितने ग्राम के हो जाएंगे? 6 ग्राम के। यस सर। ठीक है, अब 28 और 6 को जोड़ दूं तो 34 ग्राम आ जाएगा। यस सर।
तो LHS जो यहाँ पर तेरे को दे रखा है रिएक्टेंट का मास, और राइट हैंड साइड पे जो दे रखा है तेरे को प्रोडक्ट का मास, वो दोनों इक्वल है कि नहीं? इक्वल है। तो तू यूं कह सकते हैं कि भैया मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है एक रिएक्शन में, ठीक है? अगर ये मास यस चेंज सर। हुआ तो ये सिर्फ एनर्जी में चेंज होगा, वो होता है डिसइंटीग्रेशन वाली रिएक्शंस, उनको मारो गोली, ठीक है? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में, यस सर। ठीक है। अब मैं बात करूंगा निमृत से। निमृत, यस सर। अगर मास दोनों तरफ का कंजर्व्ड है तो इससे क्या समझ में आता है बेटा? सर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। वो कांस्टेंट रहेगा, है ना? डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और दूसरी चीज देख बेटा, दूसरा बोल रहा है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है? यस सर। वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता, वॉल्यूम की रेशियो होती है। क्या होती है? रेश ठीक है। तो हाँ स्वेच्छा, सर इनकी रेशियो, हाँ बेटा बोलो। वैसे मैम ने कहा था कि जब हम रिएक्शंस करते हैं तो थोड़ा, अब जरा ध्यान दो बेटा, अगर मैं इनको देखूं बेटा, 1 3 और 2, ठीक है? ये वो नंबर है जो आपके केमिकल के आगे लिखे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। नाम याद रहेगा, क्या बोलते हैं इनको? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब होता है बेटा मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम या मास वॉल्यूम के बीच में मेजरमेंट। क्या? मास 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 वॉल्यूम 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 के बीच में मेजरमेंट। ठीक है। तो अगर इनके बीच में कोई मेजरमेंट करता है और उस मेजरमेंट के लिए जिस चीज में चेंज आता है वो ये तीन होते हैं। अब जैसे तुम्हें याद होगा बेटा, 10th क्लास में याद है हम जब बैलेंसिंग करते थे तो तुम्हें टीचर यूं बोलते होंगे बेटा यहाँ वाली जो फॉर्मूले के नंबर है इनको चेंज मत करना, हम आगे के नंबर चेंज करके बैलेंसिंग करेंगे। बोलो। यस सर। यस सर। है ना? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि 1 3 2 ये वो कोफिशिएंट्स है जो मेरे यस सर। इक्वेट करने, हाँ बैलेंस इक्वेशन में इक्वेट करने चाहिए, तभी मैं यहाँ पे मास लॉस वगैरह लगा पाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा पाऊंगा। स्वेच्छा, यस सर। बेटा अगर ये मैंने 3 हटा दिया तो आंसर ठीक आएगा? मैं इसको अगर 2 ग्राम कर दूं तो फिर नो तो नहीं आएगा सर, ना, ठीक है। 34। तो इसका मतलब स्टोइचियोमेट्रिक जब हम बैलेंस करते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इन सब लॉज को अगर आपको पढ़ना है या जज करना है तो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरी बात, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही आपका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। जरा बेटा वॉल्यूम देखियो इनके कितने कितने हैं। 1V 3V और 2V। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 3 2 है। अगर मैं 1 रेशियो लूं नाइट्रोजन की और 3 रेशियो लूं हाइड्रोजन के तो मुझे 2 रेशियो वॉल्यूम मिलेगा NH3 का। या मैं ये कहूं कि अगर मैं 1 डब्बा नाइट्रोजन गैस का लूं, 3 उतने ही डब्बे उतने ही साइज के हाइड्रोजन के लूं, तो मुझे 2 डब्बे मिलेंगे NH3 के। ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। प्रीति, प्रीति नहीं, प्राची, यस सर। अगर मैं तेरे को 1 डब्बा कोई एक चीज का दूं और 3 डब्बे किसी और चीज के दूं, तो उन दोनों को जोड़ने पर कितने डब्बे बनेंगे? 4। 4। यहाँ तो 2 बन रहे हैं, तो ये तो गलत पढ़ रहे हैं क्या हम? नहीं सर, राघव, वो तो सर नंबर ऑफ मोल्स है जो हमें मिल जाएंगे सर। रिएक्शन के बाद। भाई राघव क्या पढ़ाई हो रही है ये? 1 जमा 3 2 मिल जाएंगे, 1 + 3 4 2 मिलेंगे। नहीं सर। गलत पढ़ाई हो रही है। गलत पढ़ाई हो रही है? कौन कह रहा है? कार्तिक ने तो सबको टीम बराबर कार्तिक, कर दिया। सर मोल तो अच्छा, अलग। अगर मैं तेरे को ये कहूं कि 1 डब्बे
3 डब्बे की चीज को मैंने 2 डब्बे में डाला, तो तू यूं नहीं कह सकती कि भैया आपने 4 डब्बों की चीज को कंप्रेस करके डाला है। क्या करके डाला है? कंप्रेस करके। क्या ये मुमकिन है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ जो पहले थे उनकी डेंसिटी कम थी और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, तो मैंने वॉल्यूम चेंज किया है, मास वही है। इसका मतलब ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो वो ज्यादा डेंसर हो जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले वॉल्यूम था 2 और अब हो गया 1, सॉरी 4, वॉल्यूम बढ़ घनत्व गया। बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, Yes, sir. वॉल्यूम घट रहा है, तो फर्क किस पे पड़ रहा है? डेंसिटी पे। किस पे पड़ रहा है? घनत्व पे। डेंसिटी। ठीक है। यस सर। घनत्व कौन बोल रहा है? राघव। हाँ जी। हाँ, उस हिंदी और वो शुद्ध हिंदी बोल ले। देखो, तो ये जो डेंसिटी की बात करी मैंने, क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक कहाँ गया? सर लग रहा है गलत, मैथ्स का वो सोच के चला गया। सही में कार्तिक चला बात गया। समझ आई? भाई मैंने तेरे से कहा बेटा कि ये एक क्लास है, इस क्लास में 20 स्टूडेंट है, ठीक है? ओके। और ये दूसरी क्लास है, इस क्लास में भी 20 स्टूडेंट है, और तूने उठा के इनको एक क्लास में डाल दिया, तीसरी क्लास में। उसका साइज भी उतना ही है जितना पहले वाली 2 क्लासों का था। तो क्या उसके अंदर 40 स्टूडेंट नहीं आ सकते? बस दिक्कत किस चीज की होगी? वहां क्या बढ़ जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंस बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। वो कमरा बढ़ ज्यादा डेंस हो जाएगी। जाएगा। हाँ, यस। पहले वो 20 बच्चे खुले खुले बैठे थे यस सर। 2 क्लास में, अब वहीं पर ये थोड़े डेंस बैठे होंगे। तो ये इक्वेशन गलत नहीं है, जिसको कार्तिक कह रहा था कि भैया ये ठीक नहीं लग रही, वो ठीक है। ठीक, यस यस सर। सर। कार्तिक आ गया? यस सर। सर अब नहीं सर होगा पहले नेटवर्क ही इशू। एग्जांपल दे करके अपना वो बता रहे हैं कि बच्चे ज्यादा आए तो तुम्हें दबा के बिठाऊंगा कंप्रेस करके। अरे नहीं, अच्छा तू वहां तक पहुंच गया, चलो ठीक है, बढ़िया। तेरे मुंह में घी शक्कर 40 बच्चे हो जाए। हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं कार्तिक? अगर मैं अब थोड़ा वॉल्यूम की ज्यादा नहीं बात, होगा सर? हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1 और 3 वॉल्यूम जोड़ के 2 वॉल्यूम कन्वर्ट हो रहे, इसका मतलब तुझे यही समझना चाहिए कि डेंसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब वॉल्यूम वाला केस कंजर्वेशन का नहीं है, मास वाला केस कंजर्वेशन का था। ठीक, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स भी या नंबर ऑफ एटम्स भी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंजर्वेशन को नहीं मानते, रेशियो को मानते हैं। किसको मानते हैं? रेशियो। अब जरा इधर आ जाओ, ये सबको रेशियो दिखाई दे रही है? बोलो। यस सर। वही है 1:3:2? यस सर। अच्छा, अगर 1 नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 नाइट्रोजन के लिए कितने चाहिए होंगे? 18। शाबाश। 1 के लिए अगर 2 चाहिए तो 6 के लिए कितने चाहिए होंगे? 12। अब बोलो, बात समझ में आई? प्राची, यस सारा सर। रेशो खेल है सर। अब मैं तेरे से ये कहूं कि भाई यहाँ 1:3 की रेशियो है, तो यस ये सर। अगर 5 है तो ये कितना होना चाहिए? 5/3। 5/3, बिल्कुल सही। क्योंकि तुमने कहा भैया पहले तो इसको 1/3 कर दो, तब जाके वो 1 बनेगा, है ना? अगर मैं 1 को 1/3 कर दूं तो वो 1 बन जाएगा। यस सर। तो या 5 लाने के लिए 5/3 बनी रेशो। प्राची समझ आया? यस सर। तो देख, इस पे तो यूं कह सकते हैं कि भैया 3.6। आया 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 3 और 2। हाँ भाई, तो मैंने ये कहा था 5 मोल के लिए कितने होंगे? 3 के लिए अगर 2 हैं तो 5 के लिए कितने हो जाएंगे? 2/3 ऑफ 5। यस ठीक सर। है,
यस सर। कौन बोल रहा है यस सर? कार्तिक। प्राची। कार्तिक। अच्छा ठीक है। कार्तिक, ये 70 वॉल्यूम दिखाई दे रहा है बेटा तेरे को? यस सर। अब देख, मैंने तेरे से कहा कि 3 के लिए 1, तो 70 के लिए कितना हो जाएगा? 70/3। 70/3। और यहाँ कितना हो जाएगा? 140/3। हाँ, या 2/3 ऑफ 70। ठीक। यस सर। तो वॉल्यूम और मोल निकालना तो बहुत आसान हो गया। अगर मुझे निकालना हो मास तो क्या करूंगा? अब मास के लिए तो पहले मैं मास की इक्वेशन लिखूंगा ना। यस सर। देखो जरा, ये गिवन मास दिखाई दे रहा है 20 ग्राम। देख बेटा, किसी के पीछे से आवाज आ रही है, आवाज बंद करो। हाँ बेटा, क्या बोला था? इन तीनों को देखो, आपको पता होना चाहिए ये है 28 ग्राम, ये है 6 ग्राम, और ये है 34 ग्राम। ठीक। यस सर। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 20 ग्राम के लिए कितना होगा? 6 × 20/28। ठीक है, 6/28 तो 1 बन गया, मल्टीप्लाई में 20। और ऐसे यहाँ पे 34/28 मल्टीप्लाई में। प्राची, समझ आया? यस सर। इसे कहते हैं स्टोशियोमेट्री। मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना। किन्हें कंपेयर करना? मास, ये सारा वॉल्यूम, रेशो का खेल है। नंबर ऑफ। कम। हाँ ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले ये 2 चीजें समझी हमने। केमिकल लॉ समझ में आ गए और ये समझ में आ गया। अब थोड़ा इस पे ध्यान दो। देखो बच्चों, हम बात करेंगे कार्तिक से। कार्तिक, यस सर। मैगी बनानी आती है? हाँ जी सर। चल अच्छी बात है। पता क्या क्या चाहिए? एक तो मैगी हो गई हमारी, उसके साथ सर पानी भी मसाला। चाहिए। मसाला तो उस मैगी में ही मान ले। 2 कप पानी यस नहीं तो सर, ऊपर से भी डलता है, क्या बात कर दी? बन गया जो तुम्हारा का खाना है, नहीं मैगी। सर, कढ़ाई और गैस भी चाहिए। तो चीज अरे भी वो तो डालनी ठीक पड़ती है, है। अब बस करो। ध्यान दो। तो पीस क्या बेटा? सुनो प्राची, यस सर। अब भाई प्राची घर पे मैगी बना रही थी। प्राची ने कहा कि मैगी बनानी है, 2 कप पानी लिया और मैगी बना ली। लेकिन प्राची को पता चला कि भैया भी आ रहे हैं। मैंने इसको कहा प्राची घर ही आ रहा हूँ, वहीं पढ़ेंगे। तो 2 कप पानी और डाला तो मैगी बन जाएगी बेटा? और या मैगी का बिल्कुल नाश पक्का है? नास। क्योंकि तूने उसी एक मैगी में 4 कप पानी डाल दिया, फायदा क्या? अगर ऐसा ही होता तो हम एक मैगी लाते और सारी गली को खिला डालते। ऐसा नहीं होता ना, पानी डालते रहते। प्राची, यस। नो सर, ये रो कौन रहा है? ऐसा नहीं। सर सूप बन जाता। हाँ, तो प्राची यहाँ पर एक मैगी और लेनी पड़ेगी क्या? यस सर। तो तू यूं कह सकती है भैया मुझे रेशो मिल गई, 1 मैगी और 2 कप पानी, तो बनेगी खाने लायक मैगी। अब ऐसे यस ही आपके घर में ये स्टोशियोमेट्री रोज, हमारे घर में ना एक साइंटिस्ट होता है, उसको हम मम्मी बोलते हैं। वो ये खाने वाने बनाती रहती है, उनको साइंस बहुत तगड़ी आती है, केमिस्ट्री बहुत होम तगड़ी लगाते हो। साइंस। हाँ, मम्मी से पूछना जब हम बनाते हैं भिंडी की सब्जी तो नमक पहले डालना होता है कि बाद में? तो मम्मी कहेगी बाद में डालना। क्यों? नहीं तो भिंडी पानी छोड़ देगी। इसका मतलब जो सॉल्ट होता है वो क्या कर देता है? डिहाइड्रेटिंग ठीक एजेंट। है, ठीक है, ठीक है। और ऐसा और कई चीजों में भी मम्मी देखती होंगी। तुमने देखा होगा कि जब मम्मी बनाती है कोई खाना ऐसा, जैसे छोले या कोई ऐसी चीजें जो टाइट होती हैं, ठीक है, जिनमें सीटी ज्यादा लगती है, तो वो क्या करेंगी, रात को भिगो के रख देंगी पानी में। हाँ तो जी इनको सर। तो इसका मतलब मम्मी को पता है कि उनकी जो सरफेस है वो कैसी है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो थोड़ा सा पानी सक कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस मुलायम हो जाती है। और जब भी मम्मी कभी तुम्हारा जैसे चावल बनाएगी या राजमे बनाएगी या छोले बनाएगी तो उसके अंदर पहले से नमक डाल देगी, जिससे वो जल्दी बॉयल हो जाए या जल्दी नरम हो जाए। ठीक है, कभी सुना है ऐसे भाई छोले खड़े से रह गए, खराब हो गए, फलाना हो गए, ठिकाना हो गए? ये तो सुना सुना सा तो लग रहा है। हाँ, तो वो मुलायम हो जाए उसके लिए क्या डालते हैं उसके अंदर? सॉल्ट। तो वो सारी जो साइंस लग रही है वो यहीं से निकल कर आई है। हाँ, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि भैया स्टोशियोमेट्री हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। हाँ, बताया ना अभी, मैगी बनाने में। अब मान लो प्राची ने कहा कि भैया, मम्मी को बोला मम्मी मेरे को आटा बनाना सिखा दो, आटे का डो बनाना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि पहले तो तुम आटा लो, उस आटे के अंदर इतना पानी लो, ये दोनों ऐड करोगे तो जाके तुम्हारा रोटी बनाने का डो तैयार होगा। क्या पानी बढ़ाने से वो डो खराब हो जाएगा? बोलो। हाँ जी सर, वो ज्यादा और बहुत पानी ज्यादा कम, मिल जाएगा, ठीक है, और सॉफ्ट अगर हो जाएगा पानी बहुत कम, ज्यादा। हाँ, पानी कम कर दिया तो भी नुकसान होगा। तो हम इस रेशियो को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक, यस बोलो। सर। तो अगर ये डिस्टर्ब हुई तो आपके रिएजेंट गड़बड़ हो जाएंगे। अगर मैंने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एक रेशियो है, तो वो कितनी है? वो है 28:6। इसको अगर आपने मेंटेन नहीं रखा, मान लो मैं ये कहूं कि भाई ये 20 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, तो ये रेशियो ठीक लग रही है? नहीं सर, वो उसमें कौन कम? कुछ फालतू है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फालतू है? कौन कम कौन पड़ गया? कम वो पड़ गया जो वो हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम पड़ गया। 28 ग्राम होना चाहिए था, 20 ग्राम है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग। प्राची, यस सर। बेटा एक बात पे ध्यान दे। मैं तेरे से पूछूं 20 ग्राम और 6 ग्राम, तो तू कहे कि भैया 20 ग्राम ज्यादा है, फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे? हमें 20 ग्राम और 6 ग्राम से मतलब नहीं है, हमें इस रेशियो से मतलब है, स्टैंडर्ड रेशियो से। स्टैंडर्ड रेशियो ये कहती है कि 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम रिक्वायर्ड है, कहती है ना? यस सर। तो यहाँ पे 6 ग्राम के लिए 28 होना चाहिए, लेकिन ये 28 है, उससे कम है। कम है उससे। तो इसका मतलब ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसा रिएजेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, यही मैं तेरे से कहूं, और फिर ये जब 28 और 6 मिलते थे तो कितना बनता था NH3? 34 ग्राम। 34। तो 20 और 6 मिलने पर कितना बनेगा? 26 ग्राम। बिल्कुल गलत, कि रेशियो गड़बड़ है। तो इसका मतलब रिएजेंट सही नहीं है, तो जोड़कर आंसर नहीं आएगा। यस कुछ सर। समझी बेटा? इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, इसको अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है, दूसरा पता है क्या है? एक्सेस रिएजेंट। क्या? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। वो बचा रह जाएगा। वही वाला केस, अगर मैं तेरे से बोलूं कि एक मैगी को 2 कप पानी चाहिए, तो एक मैगी जो खाने वाली मैगी है वो प्रिपेयर होगी। यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 कप ले लूं तो तुझे जवाब देना है नहीं भैया, अब ऐसा नहीं है कि मैगी इन दोनों को जोड़ के बनेगी, अब भी एक ही मैगी बनेगी, ये इसके 2 कप एक्स्ट्रा रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? वो एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं, या तो भाप बन रह जाएंगे। जाएंगे 2 कप। और ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो कंसेप्ट समझी लिमिटिंग रिएजेंट का बेटा? यस सर। अब मैं तेरे से कहूं कि भाई नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, NH3 देता है, ये है 28 ग्राम, ये है 6 ग्राम। ठीक है, मैं इसको ले रहा हूं 30 ग्राम और इसको ले रहा हूं 6 ग्राम। अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? बोलो। हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी गुड, क्योंकि अब ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, 28 ग्राम होना चाहिए था, 30 ग्राम है। यस सर। हुई ना गड़बड़? यस सर। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही NH3 बनाएगा। 6 ग्राम बनाता 34 ग्राम, अब भी 34 ग्राम ही बनेगा, 2 ग्राम फालतू बचा रह जाएगा। इन दोनों का सम जबकि 36 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 ग्राम एक्सेस में है। 2 ग्राम क्या है? एक्सेस में है। एक्सेस। ठीक है, अब तूने कहा भैया तो आपने रेशो में पता लगा लिया, अगर रेशो में ना हो तो, रेशो में ना हो तो हम उस पूरे को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कुछ समझ आया?
यस सर। तो कुछ कंसेप्ट बना प्राची?